जय हिंद साथियों, आरएल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान 21 के इस महत्वपूर्ण सीरीज़ के अंदर मैं फिर से आप लोगों के साथ हूं और इस 21 प्रश्नों के उत्तर के अलावा हम और भी कई सारे प्रश्नों के उत्तर को इसके अंदर ढूंढेंगे। लीजिए, आप लोगों के लिए पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, भवाई जाति कहाँ निवास करती है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भवाई जाति का संबंध राजस्थान की किस कला से है। तो दोस्तों, भवाई जाति का संबंध रहा है राजस्थान की नाटक कला से संबंध रहा है, या हम कह सकते हैं राजस्थान की नृत्य कला से संबंध रहा है। भवाई जाति के लोगों के द्वारा कौन सा नृत्य होता है? भवाई जाति के लोगों के द्वारा भवाई नृत्य किया जाता है। यह भवाई जाति के जो लोग हैं वह मेवाड़ में अर्थात उदयपुर संभाग में निवास करते हैं। इनके द्वारा करतब वाले नृत्य किए जाते हैं। थाली पर खड़े होकर, गिलास पर खड़े होकर के नृत्य किए जाते हैं। कांच के टुकड़ों पर महिलाएं नंगे पैर नृत्य करती है। तलवार की धार के ऊपर महिलाओं द्वारा नंगे पैर नृत्य किए जाते हैं। ऐसे ही कला वाला नृत्य, करतब वाला नृत्य है जो है वो भवाई नृत्य कहलाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं रूप सिंह शेखावत हुए हैं, इनके प्रसिद्ध कलाकार सांगी लाल हुए हैं, और इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका नाम है तारा शर्मा। इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी हमें परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तारा शर्मा, और वर्तमान में एक प्रसिद्ध कलाकार है जिनका नाम है अस्मिता काला। यह जयपुर की निवास करने वाली महिला अस्मिता काला, यह जयपुर की महिला भवाई नृत्य में प्रवीण है और इसने 111 घड़ों को लेकर अपने सिर पर संतुलन बनाते हुए नृत्य किया था, वो अस्मिता काला है। यह नृत्य भवाई वाला उदयपुर संभाग में किया जाता है। और केकड़ी अजमेर के, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा आप। केकड़ी नामक स्थान है राजस्थान के जिला अजमेर के अंदर, और केकड़ी अजमेर के निवास करने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम है बागोजी जाट। केकड़ी अजमेर के निवासी बागोजी जाट को इस नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है। प्रवर्तक कौन? वह व्यक्ति जो इसको प्रारंभ करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीजिए, प्रश्न संख्या 2, चरकुला नृत्य। जी हाँ, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? दीजिए उत्तर, देखें कमेंट्स बॉक्स में पहले उत्तर किसका आता है। जी हाँ, चरकुला नृत्य के लिए मारवाड़, मेवाड़ या हाड़ौती, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। जी हाँ, कमाना राम जी ने उत्तर दिया है इसका उत्तर मेवाड़। रमेश जी, सुनीता, बिल्कुल सही उत्तर प्राप्त हो रहे हैं मेवात। और मेवात इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। मेवात जो है यह प्राचीन नाम है साथियों अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र का। वर्तमान में जो अलवर और भरतपुर के ज़िले हैं उनको ही प्राचीन समय में मेवात कहते थे। कोई आपसे ये पूछ ले कि मेवात क्यों कहते थे, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि यहाँ पर मेव जाति के लोग अधिकता से निवास करते थे, इसीलिए यह क्षेत्र मेवात कहलाया था। और वहाँ पर एक नृत्य होता है, उस नृत्य को कहते हैं चरकुला नृत्य कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। ढोला मारो लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर, मालवा, सिरोही, ढूंढाड़। सबसे पहला काम होता है परीक्षा के अंदर अपने प्रश्न को ढंग से पढ़ना और उसको समझना, तभी उसका सही उत्तर हम निकाल पाएंगे। दोस्तों, ढोला और मारू कौन थे? ढोला नरवर का राजकुमार था, नरवर मध्य प्रदेश में है। मारू पुंगल की राजकुमारी थी, पुंगल बीकानेर के अंदर है। तो ढोला और मारू के प्रेम प्रसंगों का राजस्थान के अंदर वर्णन हुआ है। इनके गीत प्रसिद्ध हैं, इनके नृत्य प्रसिद्ध हैं, इनका चित्रांकन प्रसिद्ध है। ढोला मारू गीत जो है वह राजस्थान के सिरोही का प्रसिद्ध है। आपसे ये पूछे कि ढोला मारू चित्र कहाँ बने, तो बताइएगा ढोला मारू चित्र सर्वाधिक मारवाड़ चित्र शैली में बने हैं। तो ढोला मारू लोक गीत कहाँ का प्रसिद्ध हुआ, ऐसा प्रश्न पूछने पर हम क्या बताएंगे? सिरोही का प्रसिद्ध हुआ है। प्रश्न संख्या 4, ये भी नृत्यों से संबंधित है। आपको बताना है मावलिया नृत्य का संबंध किस जाति से रहा है? यहाँ जाति की जगह मैं जनजाति कहूँ तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि ऑप्शन में जितनी भी दे रखी है वो जनजातियाँ हैं। आपको बताना है, उसमें हालांकि मेव जाति है और बाकी ये 3 जनजातियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मावलिया नृत्य का संबंध किस जनजाति से रहा है? देखते हैं, एक एक के बारे में विचार कर लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर मेव जाति लिखी है। हम जानते हैं मेव जाति के लोग मेवात में रहते हैं, अलवर में। इनके द्वारा नृत्य किए जाते हैं। एक नृत्य का नाम है रणबाजा और दूसरा नृत्य इन लोगों के द्वारा किया जाता है, उसका नाम है रतवाई। रणबाजा और रतवाई, सीधा प्रश्न तो यही आता है परीक्षा में कि रणबाजा और रतवाई क्या है। पहला ऑप्शन आता है कि क्या यह
कोई वाद्य यंत्र है, और जिसने ढंग से नहीं पढ़ा है वो ये समझ लेता है कि यह कोई पेटी बाजा होगा, ये शहनाई की तरह रतवाई होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, रणबाजा और रतवाई मेव जाति के नृत्य है। सहरिया जो बारां जिले में निवास करते हैं, सहरिया शहर जाकर अपनी इंद्र परी के लिए क्या गिफ्ट लेकर आता है। सहरिया बहुत बढ़िया शिकारी भी होते हैं। ये शिकारी शहरिया अपनी इंद्र परी के लिए झेला लेकर आता है। ये शिकारी अपनी इंद्र परी के लिए लहंगी लेकर आता है गिफ्ट में। तो यह लहंगी, झेला, शिकारी, इंद्र परी ये शहरियों के नृत्य हैं। कंजर जनजाति के लोग हाड़ौती क्षेत्र में निवास करते हैं और अपराध करना इनका मुख्य व्यवसाय है। यह लाठी इतनी धाकड़ चलाते हैं कि चक्री की तरह घुमा करके पानी में मछली को मार देते हैं। ये सारे नृत्य हैं कंजर जनजाति से। इनमें कहीं मावलिया का नाम नहीं आया, तो जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर होगा कथोड़ी। दोस्तों, कथोड़ी जाति यह मूलतः महाराष्ट्र की रहने वाली जनजाति थी। कथोड़ी महाराष्ट्र से अपने मेवाड़ में आकर के निवास करने लगे। मेवाड़ में भी सर्वाधिक यह उदयपुर जिले के अंदर रहते हैं। अब प्रश्न ये हो सकता है कि इनको कथोड़ी क्यों कहते हैं। साहब, ये खैर के वृक्ष से, मेवाड़ के अंदर एक पेड़ होता है, उस पेड़ का नाम है खैर। उस खैर के पेड़ से ये लोग कत्था बनाते हैं, इसी कारण से इनका नाम हो चुका है कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति के लोग एक तो नृत्य करते हैं जिसका नाम है होली नृत्य, और दूसरा नृत्य इन लोगों के द्वारा किया जाता है, उसका नाम है मावलिया नृत्य। तो यहाँ अपने सही उत्तर मावलिया के लिए किसको चुनेंगे? ऑप्शन द को, कथोड़ी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेवाड़ के किस शासक ने मराठों को चौथ देना स्वीकार किया था? आपको बताना है मेवाड़ के उस शासक का नाम जिसने मराठों को चौथ देना शुरू किया था। चौथ क्या? चौथ एक कर हुआ करता है, टैक्स जो मराठे लिया करते थे। आपको बताना है इसमें से किस व्यक्ति ने सबसे पहले मराठों को चौथ देना, कर देना वसूल किया था। अगर आप जानते हैं तो मराठों के विरुद्ध, ये बहुत समझने वाली बात है, और वैसे ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ते भी हैं इस बात को, कि मराठों के विरुद्ध मेवाड़ में एक समझौता रखा गया था, एक सम्मेलन रखा गया था। मराठों के विरुद्ध मेवाड़ में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस सम्मेलन का नाम था हुरडा सम्मेलन। मराठों के विरुद्ध सम्मेलन किया गया, हुरडा सम्मेलन। हुरडा स्थान वर्तमान राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है? भीलवाड़ा जिले के अंदर। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? साथियों, ये आयोजित किया गया था 17 जुलाई सन 1734 ईस्वी को। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन आयोजित किया जाना था, और इसकी योजना बनाने वाले जयपुर के शासक सवाई जय सिंह थे। इसकी अध्यक्षता करने को कहा गया था मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह सेकंड को। इसकी योजना बनाने को कहा गया था मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह सेकंड को, लेकिन जैसे ही 1734 साल लगा और जनवरी महीने में संग्राम सिंह सेकंड की डेथ हो गई थी। इसके पश्चात इनके पुत्र शासक बने थे जिनका नाम था जगत सिंह सेकंड। मेवाड़ के शासक जगत सिंह सेकंड ने इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, और यह हुरडा सम्मेलन जो था वह असफल हो गया था। असफल हुआ। मराठों को लगा कि मेवाड़ का एक शासक हमारे खिलाफ एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है, तो मराठों ने जगत सिंह पर दबाव बनाया। तब जगत सिंह को, यानी जगत सिंह सेकंड को मराठों को चौथ कर देना पड़ा था। तो इसका सही उत्तर होगा जगत सिंह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्रश्न संख्या 6 कि जैसलमेर का अर्ध शाखा किसके समय हुआ था? ये जैसलमेर के 4 शासक हैं। आपको बताना है कि जैसलमेर का अर्ध शाखा किसके समय हुआ। दोस्तों, सबसे पहले अपने को यहाँ जानना है कि शाखा शब्द क्या होता है। कि देखिए कि जब शत्रु सेना घेर लेती थी, तब राजस्थान के जो वीर योद्धा हुआ करते थे, वो अपने सिर पर केसरिया साफा बांध करके लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, जिन्हें केसरिया कहते थे। अर्थात तो विरोधियों के, दुश्मनों की अधीनता को स्वीकार नहीं करते थे। और जो राजस्थान की वीर महिलाएं
वीरांगनाएं हुआ करती थी, वह अपने आप को दुश्मनों के हवाले नहीं करते हुए अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अग्नि को समर्पित हो जाती थी, जिसको जौहर कहते थे। और राजस्थान में एक स्थान तो साथियों रणथंभौर भी है, जहाँ पर जल जौहर भी हुआ था। तो यह पुरुष केसरिया करते हैं, महिलाएं जौहर करती हैं, और यह दोनों घटनाएं जहां सम्मिलित रूप से होती हैं उसको कहते हैं साका। राजस्थान में कई इतिहास प्रसिद्ध साके हुए हैं। राजस्थान की एक रियासत है दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर में इतिहास प्रसिद्ध 2.5 साके हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि 2 तो पूर्ण साके हुए जहाँ केसरिया और जौहर दोनों हुए थे, और एक साका ऐसा था जिसमें केवल केसरिया ही हुआ था, जौहर नहीं हो पाया, उसको अर्ध साका यानी आधा साका कहते हैं। तो राजस्थान का जैसलमेर 2.5 साकों के लिए जाना जाता है। उस समय वहाँ के जो शासक थे उनका नाम था लोणकरण। जब लोणकरण जैसलमेर के शासक हुआ करते थे, तब कंधार का एक शासक उनके पास शरण लेने के लिए आया। उस शासक का नाम था अमीर अली। अमीर अली को लोणकरण ने शरण दी थी जैसलमेर के अंदर, और कहा कि हम दोनों भाई बन जाते हैं। तब दोनों पगड़ी बंद भाई हुए थे, एक दूसरे की पगड़ी बना करके। एक दिन आमिर अली कहता है राव लोणकरण से कि मेरी बेगमें आपकी रानियों से मिलना चाहती है। ऐसा षड्यंत्र रच करके आमिर खां की बेगमें, वो बेगमें नहीं, वो सैनिक थे जो बुर्का पहन रखे थे, और वह जैसलमेर के अंदर जाकर के युद्ध कर देते हैं। उस समय साथियों केसरिया का हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था, वो अर्ध साका कहलाया। तो अर्ध साका के लिए जाना जाता है। जैसलमेर के उस समय शासक कौन थे? तो सही उत्तर होगा लोणकरण। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के राज्य पर आक्रमण का सही क्रम बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर आक्रमण का सही क्रम बताइए। राजस्थान में सर्वाधिक साके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक थे, वो साम्राज्यवादी नीति के सुल्तान थे। उनको साम्राज्य विस्तार करना उनकी नीति हुआ करते थे। और भी कई कारण रहे अलग अलग, उन्होंने राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर आक्रमण किए। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में जालोर पर अटैक किया था, सिवाना पर किया, चित्तौड़ पर किया, रणथंभौर पर किया। आपको बताना है कि सही क्रम क्या है। हम साथियों सही क्रम तभी बता पाएंगे जब हमें उन सभी साकों की जानकारी प्राप्त हो। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अटैक करवाया था, वो सन था 1311 ईस्वी। और इस समय अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति थे जिनका नाम था कुमालुद्दीन गुर्ग ने अटैक किया था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं वहाँ उपस्थित थे। और जालोर से तो एक कहावत भी प्रचलित हुई कि रायोरा भाव तो राते ही गया। ये कहावत उसी समय की थी। वहाँ के शासक कानड़ देव चौहान ने केसरिया किया था। सिवाना का शासक ये हुआ था साहब 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कुमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना पर अटैक किया था। सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में है। सिवाना को कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। सिवाना को कहते हैं मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी। सिवाना को कहते हैं मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं। सिवाना पर अब अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने। तब वहाँ के सेनापति थे, वहाँ के शासक थे सातल देव, या शीतल देव भी नाम मिलता है, सातल देव। और सातल देव ने केसरिया किया और रानी मैनादेवी ने वहाँ पर जौहर किया था। चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में। वहाँ पर शासक थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के सुंदर रानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। चित्तौड़ में इतिहास प्रसिद्ध 3 साके हुए। ये 1303 का साका चित्तौड़ का पहला साका था, जिसको हम मेवाड़ का पहला साका भी कहते हैं। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था 1301 ईस्वी में। उस समय रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान हुआ करते थे और उनके नेतृत्व में वहाँ पर केसरिया हुआ था। ये राजस्थान का पहला साका है। संपूर्ण राजस्थान के पहले साका कहाँ हुआ था? तो रणथंभौर में। अब हमें सही क्रम बताना है, तो इसमें सही क्रम पहला 1301 है, यानी 4 सबसे पहले नंबर पर होगा। 1301 के बाद में 1303 है तो 3 होगा, फिर 1308 है 2 नंबर, और फिर 1311 यानी 1 नंबर। 4 3 2 1, 4 3 2 1 स उत्तर इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8, करौली के किस शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी?
करौली का वह शासक बताना है जिसने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी में संधि की थी। यहाँ पर साथियों ये मिसप्रिंट हो चुका है, 1818 नहीं है, 1817 ईस्वी है। तो बताइए करौली के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक विदेशी कंपनी थी, अंग्रेज़ों की कंपनी थी जो व्यापार करने के लिए उद्देश्य से भारत आई थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से सर्वाधिक संधियाँ जो हुई हैं वो 1818 ईस्वी में हुई हैं, सर्वाधिक संधियाँ 1818 ईस्वी में। यहाँ से दो प्रश्न अति महत्वपूर्ण बनते हैं कि एक तो सबसे पहले वह कौन सी रियासत है जिसने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, और एक बात यह आती है कि वह कौन सी रियासत है जिसने सबसे अंतिम में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। तो सबसे अंतिम में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि हुई थी वह सिरोही रियासत से हुई थी, सिरोही रियासत से। ये बात है सन 1823 ईस्वी की। 1823 ईस्वी में सिरोही के एक शासक थे जिनका नाम था शिव सिंह। इन शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार प्रश्न परीक्षा में आया है यह। सबसे पहले रियासत जो थी वह सबसे पहले रियासत थी साथियों करौली, करौली रियासत। और करौली रियासत ने सबसे पहले 1817 नवंबर माह में ये संधि कर ली थी। उस समय शासक कौन थे, इसमें से सही उत्तर आपको बताना है। जी हाँ, इसमें से सही उत्तर है हरबख्शपाल, हरबख्शपाल। वैसे करौली के शासक अपने नाम के पीछे पाल शब्द का प्रयोग करते थे, तो इसका सही उत्तर होगा हरबख्शपाल ने संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के, लगता है आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। और यह राजस्थान 21 का जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आया हूं कि जो विद्यार्थी मेहनत कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अपनी तैयारी को रिवाइज भी कर सकें और जो है वो अपनी तैयारी को जांच भी सकें। ठीक है, तो डीग के जल महलों का निर्माण किसने पूरा करवाया था, आपको बताना है। डीग के जल महलों का निर्माण किसने पूरा करवाया था। डीग जो स्थान है वह कहाँ है, भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर है डीग। और डीग भरतपुर को कहा जाता है जल महलों की नगरी कहा जाता है, जल महलों की नगरी कहा जाता है। तो डीग के जल महलों का निर्माण पूरा कराने वाला शासक कौन था, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, डीग के एक चूड़ामन जाट शासक हुआ करते थे। उन्होंने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ विद्रोह किया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने विद्रोह को दबाने के लिए जयपुर के राजा सवाई जयसिंह को कहा। सवाई जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह के सपोर्ट से, चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह के सपोर्ट से विद्रोह को दबा दिया था, चूड़ामन के विद्रोह को। तब मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी और सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी, ब्रजराज की, और इन्हें डीग की जागीर प्रदान की थी। और वहाँ पर डीग में जल महलों का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे, बदन सिंह थे। इन्होंने निर्माण प्रारंभ करवाया था और निर्माण पूरा किसने करवाया, तो निर्माण पूरा वहाँ पर सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ दोनों प्रकार के प्रश्न आ जावे कि निर्माण किसने प्रारंभ करवाया और किसने पूरा करवाया, तो दोनों का देखना, बदन सिंह और सूरजमल। ठीक। प्रश्न संख्या 10। देवबोध व धर्मघोष किस शासक के दरबारी विद्वान थे, आपको बताना है इन 4 चौहान वंशी शासकों में से कि देवबोध और धर्मघोष ये दोनों ही विद्वान हुआ करते थे। विद्वान, ये कौन से चौहान शासक के दरबारी विद्वान थे। अब इसमें वही विद्यार्थी उत्तर दे पाएगा जिसने क्लास में ढंग से पढ़ा है या अपनी तैयारी को बहुत सुचारू किया है। दोस्तों, ऐसे ही तो प्रश्न होते हैं जो दूसरों से हमें कई गुना आगे लेकर चले जाते हैं। सामान्य सी जानकारी सब पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ डीप तक जो पढ़ता है वही बाजी जीत जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा चौहान वंशी शासक अर्णोराज। इन्हीं अर्णोराज जी को कहा जाता है आना जी कहते हैं। इन्हीं आना जी ने एक अजमेर में झील का निर्माण करवाया था जिसको आना सागर झील कहते हैं। उसी आना सागर झील के किनारे मुग़ल बादशाह जहांगीर ने वहाँ पर एक बाग बनाया था जिसको उस समय दौलत बाग कहते थे, वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। वहीं पर मुग़ल बादशाह जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ ने 5-12 दरियों का निर्माण करवाया था। तो देवबोध, धर्मघोष अर्णोराज जी के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 11। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर क्या रखा था। अभी हमने बात की कि अलाउद्दीन खिलजी ने साहब 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण करवाया था। कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा
जालोर के राजकुमार वीरमदेव से विवाह करना चाहते थे और वीरमदेव कतई विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। वीरमदेव ने तो यहाँ तक कह दिया कि मामा लाजे भाटिया और कुल लाजे चौहान, जय परणी जो तुरकनी ते उल्टो उगे भाण। अगर सूर्य उल्टा उगने के लिए तैयार है तो वीरमदेव विवाह करने के लिए तैयार है। तो 1311 ईस्वी में जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। उस समय कानड़ देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। रानी जैतुल देव के द्वारा वहाँ पर जौहर किया गया था। ये जालोर का साका कहलाया था। ठीक है, तो नाम बदल कर क्या रखा था जालोर का नाम? जाबालीपुर, जलालाबाद, मोहम्मदाबाद या मुस्तफ़ाबाद। इसमें सही उत्तर है दोस्तों जलालाबाद नाम रखा गया था। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये बाकी के 3 नाम कहाँ के थे। तो जाबालीपुर, दोस्तों जाबालीपुर जो है यह जालोर का ही नाम है, लेकिन जालोर का प्राचीन नाम है। जालोर को प्राचीन समय में, पुराने समय में जाबालीपुर कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पर एक ऋषि जाबाली तपस्या करते थे, इसीलिए यह स्थान जाबालीपुर कहलाया। मोहम्मदाबाद नाम रखा गया था दोस्तों उदयपुर का। यह नाम रखा था मुग़ल बादशाह अकबर ने। मुग़ल बादशाह अकबर ने उदयपुर पर अटैक किया था 1577 ईस्वी में, और उस समय उदयपुर को जीत पर उसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया था। मुस्तफ़ाबाद, यह मुस्तफ़ाबाद नाम रखा गया था गागरोन का बदल करके मालवा के शासक के द्वारा। मालवा के शासक, और आपको ध्यान हो तो गागरोन पर भी इतिहास प्रसिद्ध 2 साके हो चुके हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य का पहला जौहर किस रानी ने किया था? अभी पिछले प्रश्नों में हम ढूंढ चुके हैं कि राजस्थान का पहला जौहर कब हुआ था। अभी बात की थी हमने साहब 1301 ईस्वी में राजस्थान का पहला जौहर हुआ था। कहाँ हुआ? रणथंभौर के अंदर। रणथंभौर, और रणथंभौर दुर्ग जो स्थित है वह दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। इसी रणथंभौर दुर्ग के लिए अबुल फजल क्या कहते हैं? अबुल फजल ने कहा यह दुर्ग बख्तरबंद है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं। इसी दुर्ग के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। जलालुद्दीन खिलजी ने घेरा डाल कर रखा। जब सफलता नहीं मिली तो घेरा हटाते हुए जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये तो वही बात हो गई जैसे लोमड़ी ने कहा था कि अंगूर खट्टे हैं। रणथंभौर सवाई माधोपुर 1301 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमणकारी जो व्यक्ति था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ का जो शासक था उनका नाम था हमीर देव चौहान। आक्रमण का प्रमुख कारण ये था कि यहाँ पर हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के 2 विद्रोहियों को शरण दे दी थी, महमूद शाह और के अब्रू को शरण दी थी। और शरणागत की रक्षा के लिए हमीर देव इतिहास प्रसिद्ध रहे हैं। शरणागत की रक्षा करने के लिए, अपने हट के लिए, जिद के लिए जाने जाते हैं। और कहा भी गया है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलम एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये सारी बातें एक ही बार। उस समय हमीर देव चौहान के नेतृत्व में तो हो गया था साथियों केसरिया, और हमीर देव चौहान की रानी के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ था जौहर। और जिस रानी ने जौहर किया था उस रानी का नाम है रानी रंग देवी। तो यहाँ का सही उत्तर होगा रानी रंग देवी। और आप ये भी ध्यान रखें कि रंग देवी ने जो जौहर किया था वो किस प्रकार का जौहर था? जल जौहर था। ये राजस्थान का एकमात्र जल जौहर था। इसके अलावा जितने भी जौहर हुए वो सारे के सारे अग्नि जौहर हुए थे। जल जौहर एकमात्र जो कहीं हुआ है तो वो कहाँ हुआ? जल जौहर हुआ है रणथंभौर के अंदर। ये अगर पूछ ले कि जल जौहर रणथंभौर के कौन से तालाब में हुआ है तो आपको बताना है यहाँ पर एक तालाब है जिसका नाम है पद्मना तालाब। उस पद्मना तालाब के अंदर यह जल जौहर हुआ था। और इनकी एक पुत्री भी थी हमीर देव और रंग देवी की, जिनका नाम था देवल देव। देवल देव, इसी पुत्री देवल देव ने भी पद्मना तालाब में अपना आत्मोत्सर्ग किया था। और कहा जाता है कि देख दशा निज बाबुल री देवल दे जरा अधीर हुई, और उस अधीर देवल दे ने पद्मना तालाब में आत्मोत्सर्ग कर दिया था। प्रश्न संख्या 13, बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया? अधीनस्थ बोर्ड की बहुत पसंदीदा दुर्ग है तारागढ़, कई बार प्रश्न पूछ चुका है। तारागढ़ बूंदी के किले का नाम है। तारागढ़ बूंदी में स्थित है। दोस्तों तारागढ़ एक और है और आप सभी जानते हैं अजमेर में।
अजमेर के तारागढ़ का नाम तारागढ़ रखा था मेवाड़ के शासक उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी वीरांगना पत्नी तारा के नाम पर अजमेर के किले का नाम तारागढ़ रखा। और बूंदी के तारागढ़ को तारागढ़ यूँ कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति तारे के समान है। यहाँ पर दुर्ग का निर्माण करवाया था बर सिंह के द्वारा और यह निर्माण हुआ था 1354 ईस्वी में। ठीक है, तो ये निर्माता का नाम आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 14, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रधानमंत्री कौन था? कदम्बवास, भुवनवास, सोमेश्वर या भुवनमल? सही उत्तर ढूंढिए इसमें से। सही उत्तर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर और दिल्ली के शासक हुआ करते थे, जिन्हें अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में जाना जाता है, जिनकी मोहम्मद गोरी के साथ में तराइन के पहले और दूसरे युद्ध भी हुए थे। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भुवनमल। भुवनमल पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और कैमास राठौड़ जो थे वो इन पृथ्वीराज के सेनापति हुआ करते थे। और इसमें जो नाम आप देख रहे हैं सोमेश्वर, ये सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम हुआ करता है। जयपुर के मान सिंह ने अकबर की सेवा कब प्रारंभ की थी? जयपुर के, हालांकि यहाँ जयपुर नाम ज़्यादा संगत नहीं है, उस समय इसको जयपुर नहीं कहते थे। जब यहाँ मान सिंह थे तब क्या कहते थे? आमेर कहते थे। तो आमेर समझ लीजिए, आमेर के किस शासक ने, आमेर के मान सिंह ने, और जानते हैं हम इन मान सिंह को भी बड़े अच्छे से, अकबर की सेवा कब प्रारंभ की थी? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला आमेर का पहला शासक, या कह दो राजस्थान का पहला शासक, जिसका नाम भारमल हुआ करता था। और भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास को अकबर की सेवा में भेजा था। और भारमल ने अपने पुत्र मतलब पोता, अपने पुत्र मान सिंह को भी अकबर की सेवा में भेजा था। जब मान सिंह अकबर की सेवा में गए तब इनकी आयु मात्र 11 वर्ष हुआ करते थे। और इन मान सिंह को अकबर ने अपने गोद लिए हुए पुत्र की तरह, मान सिंह को अकबर ने अपने गोद लिए हुए पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था और गोद लिए हुए पुत्र की तरह माना था। इस कारण से इन्हें एक उपाधि दी गई थी, इन्हें कहा गया था फर्जंद की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा मान सिंह को। अब कब अधीनता स्वीकार किए थे, कब भेजा गया था, इसमें से सही उत्तर को ढूंढना है। दोस्तों, इसमें सही उत्तर होगा 1562 ईस्वी। 1562 ईस्वी में भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार किए थे। उसी समय भगवंत दास को भेजा था, उसी समय मान सिंह को भी सेवा में भेजा था। तो 1562 इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन से ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? साहित्य और बोलियों में से प्रश्न है दोस्तों। ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। ढूंढाड़ में जो बोली बोली जाती थी, ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम था? ढूंढाड़ प्राचीन नाम था वर्तमान जयपुर का। वहाँ पर ढूंढ नदी बहती थी, इसलिए उसको ढूंढाड़ कहते थे। तो निम्न में से क्या तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल या राठी, इनमें से 3 बोलियाँ तो ढूंढाड़ी की उपबोली है और एक उपबोली नहीं है। तो तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, ये तीनों ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ है। तो सही उत्तर होगा इसमें राठी। जो राठ क्षेत्र में बोली जाती है उसको राठी कहते हैं, अहिरवाटी कहते हैं, ये इसकी बोली नहीं है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अभी जिसकी हमने बात की थी, इसी अहिरवाटी को और किस नाम से जाना जा सकता है? राठी नाम से। यह राजस्थान के किस क्षेत्र में बोलते हैं? बहरोड, मुंडावर, कोटपुतली। बहरोड, मुंडावर साथियों अलवर के अंदर हैं। लावा, टोंक, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ या दौसा, चौमू, सांभर। सही उत्तर होगा वह क्षेत्र जहाँ पर अहिरवाटी यानी राठी बोली बोली जाती है, वह क्षेत्र है अलवर का बहरोड और मुंडावर, और जयपुर का कोटपुतली स्थान है। प्रश्न संख्या 18, किस बोली को भीलों की बोली कहते हैं? भील जनजाति के द्वारा जिस बोली को सर्वाधिक बोला जाता है, निम्न वैसे वह बोली कौन सी है? क्या मेवाड़ी, मालवी, मारवाड़ी या वागड़ी? किस बोली को भीली बोली की कहा जाता है? इसमें से सही उत्तर होगा वागड़ी। वागड़ी वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र राजस्थान के 2 जिले, एक का नाम डूंगरपुर
और दूसरे का नाम है बांसवाड़ा। राजस्थान के दक्षिणी जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ कहा जाता है और वागड़ में जो बोली जाती है वो वागड़ी बोली जाती है और वागड़ी को ही क्या कहते हैं, भीलों की बोली कहते हैं। ये अभी हाल ही में जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न भी है। तो कई सारे प्रश्न इसमें से मैंने वही सेलेक्ट किया जो पिछली परीक्षाओं में सारे आ चुके हैं। कई जिन्होंने तैयारी अच्छी कर रखी है, हो सकता है उन्हें लगे कि प्रश्न बहुत सरल है, और जो तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए कठिन भी हो सकता है। तो सभी प्रकार के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बोली साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है? साहित्यिक मारवाड़ी, अब यहाँ पर इस शब्द को समझिए, साहित्यिक मारवाड़ी अर्थात मारवाड़ी में जो किताबें लिखने की लैंग्वेज है, साहित्य लिखने की लैंग्वेज है, वो कौन सी है? पिंगल है, बागड़ी, डिंगल या मारवाड़ी? राजस्थान में साहित्यिक भाषाएं प्रमुख रूप से दो होती है साथियों, एक डिंगल और एक पिंगल। तो अब इसमें से छांटिए कि उत्तर अ होगा या उत्तर स होगा। बात कर रहा है मारवाड़ की। मारवाड़ है राजस्थान के पश्चिम में और राजस्थान के पश्चिम के साहित्य बोली है डिंगल। और राजस्थान के पूर्व की अगर बोली पूछी जाए कि पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक बोली कौन सी है, तो हम बताएंगे पिंगल। और पश्चिमी राजस्थान की पूछ ली जाए तो हम बताएंगे डिंगल है। पश्चिमी राजस्थान के रियासत बीकानेर के एक बहुत बड़े ख्यातनाम लेखक हुए हैं जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। उन्हीं पृथ्वीराज राठौड़ को तो एलपी टेसीटोरी ने कहा था डिंगल का हेरोस। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, डिंगल इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20, खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? खेराड़ी, अगर आप में से उन विद्यार्थियों को पता है कि खेराड़ी बोली बोली जाती है साथियों खेराड़ के अंदर, और खेराड़ किसका प्राचीन नाम है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। खेराड़ किसका प्राचीन नाम है ना? अगर खेराड़ के यहाँ स्थान पर मैं माल खेराड़ शब्द का प्रयोग करूँ तो भी आपको पता चल जाना चाहिए। दोस्तों, खेराड़ स्थान जो है वह शाहपुरा को कहते हैं। प्राचीन शाहपुरा का प्राचीन नाम हुआ करता था खेराड़, और वर्तमान में जो मालपुरा है उस मालपुरा को प्राचीन समय में कहते थे मालपुरा वर्तमान जिला टोंक के अंदर है और शाहपुरा जो है वो वर्तमान जिला भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर। तो टोंक और भीलवाड़ा द ऑप्शन इसके लिए सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में पहला स्थान कौन सी बोली का है? अर्थात निम्न में से वह बोली जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है। और यहाँ बिल्कुल सरल सा प्रश्न है कि राजस्थान की वह रियासत जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है मारवाड़ है, तो जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर क्या होगा? मारवाड़ी उत्तर होगा। तो दोस्तों, आज इन प्रश्नों के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। बने रहिए आरएल क्लासेस के साथ में और भी अधिक से अधिक जानकारी के लिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये आप लोगों का काम है, और बस कमेंट्स में इतना ज़रूर लिख दीजिए कि आपको और नेक्स्ट टाइम में किस प्रकार के वीडियो चाहिए और जो भी अपने सुझाव हो। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।